So I welcome Kaivalya and Preetam for today's session. Please. Thank you, ma'am, for having us here. Good afternoon, everyone. Yeah, sir, name a student, you. Okay. So, I am Preetam Chorgade from TYBFM. I am president of Financial Market Association. Hello everyone, I am Kaivalya Yadav from TYBFM and I am the Vice President of FMA, the Financial Markets Association. Yeah. We are into trading and stock markets since 2019 and especially in derivatives and FNO segment, that is futures and options. आप लोगों ने सुना होगा calls, puts के बारे में अगर सुना होगा तो. So derivatives में हम है 2020 से and we have never missed a single trading day. At least अगर हम ट्रेड नहीं ले रहे तो कम से कम हमने मार्केट को एनालाइज किया है and उसके हिसाब से हमने नेक्स्ट डे का ट्रेंड ट्रैक किया है. So now Kaivalya, I guess. Yes, so आप सब लोग 12th स्टैंडर्ड में हो राइट? Yes, so कितने लोग कॉमर्स से हाथ ऊपर करो? Oh my God, the entire room. Nice. कितने लोग आर्ट्स से है? आर्ट्स वाले हैंड्स अप. ओके, we have a few, no problem guys. और साइंस से कितने लोग हैं यहाँ पे? No one. सिर्फ मैं ही हूँ साइंस से यहाँ पे. Cool, कोई बात नहीं. So आप लोग अभी तो कॉलेज में हो, एजुकेशन कर रहे हो. कुछ साल में पता है क्या होगा? आपका जॉब लग जाएगा, आप इनकम स्टार्ट कर लोगे, अच्छी सी अर्न करना. Isn't that correct? Yes. So प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वो कमा तो लेते हैं बहुत अच्छे पैसे, बट उस पैसों का क्या करना है वो पता ही नहीं रहता उनको. As far as they could think of investments, they would plan for putting it in the bank account. सेविंग अकाउंट खोलेंगे बैंक में और पैसे डाल देंगे. करेक्ट? और ज़्यादा से ज़्यादा वो गोल्ड तक सोच पाते हैं कि गोल्ड लेंगे और पैसा ग्रो होगा. बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट इज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है. लोगों को लगता है कि ये रिस्की है बहुत, पैसे डालेंगे डूब जाएंगे तो क्या होगा. सो इंडिया में एज पर द स्टैटिस्टिक्स ओनली 5% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट्स. सो दिस इज अ वेरी लो नंबर और इस तरह के सेमिनार्स के थ्रू हमारा गोल ये है कि इस नंबर को हायर लेके जाए. सो आज के सेमिनार में हम स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानेंगे. सो आर यू ऑल इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट टू ग्रो योर मनी? Yes, we want the energy really high into this session. All right, so without any further ado, let's get started. Okay, before that, we have an amazing quote by Mr. Warren Buffett. He is the one of the greatest investors in the world. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you earn, the more you learn, the more you earn. इसका मतलब पता क्या है? आपको नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है. आपका टाइम, आपका मनी, आपकी एनर्जी. आपको नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है, आपको लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है. एंड व्हेन यू डू दैट यू अनलॉक द पाथ टू सक्सेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स. देखो वॉरेन बफेट 90+ ईयर्स के, बट वो अभी भी एजुकेशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कॉलेज में या फिर कहीं से खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. एट ऑल एजेस, एट ऑल टाइम यू नीड टू बी लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट स्पेशली. सो विद दैट सेड, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. सो यहाँ पे जैसे अभी कौवल्य ने बोल लिया था कि सबसे ज़्यादा लोग कॉमर्स क्या है. सो आपने सबने कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा कि क्या कोई बता सकता है कंपनी क्या है एंड वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया था? नहीं? ओके, आई विल एक्सप्लेन. सो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कि जैसे कौवल्य ने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करने वगैरह सोच रहे हैं, बट कोई होगा जो जिनको इंटरेस्ट होगा कि भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, मुझे जॉब नहीं करना है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ. वाह, बहुत सारे लोग हैं. ओके, सो ये आपका एक फ्रेंड है जो सोच रहा है कि मुझे एक बिजनेस करना है. सो एक आइडिया लेके आया एंड उस आइडिया को उसने क्या किया, एक बिजनेस के रूप में फॉर्म किया. ये बिजनेस के लिए उसने पैसे लिए, बैंक से लिए, अपने पेरेंट्स से रो के पैसे मांगे कि चलो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. सपोज एक बिजनेस ले लेते हैं, चाय की टपरी. चलेगा? चलेगा. आई लव चाय. ओके, सो उसने प्रॉपर एनालिसिस किया एंड देन एक बिजनेस फॉर्म किया. बिजनेस के साथ साथ उसने एक अच्छा इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया. अराउंड 1 लाख पर मंथ. काफ़ी है? आई गेस काफ़ी है. उसके बाद उसने सोचा कि भाई मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ अकेला, बट इसके साथ साथ जैसे कस्टमर्स बेस बढ़ रहा है वैसे वैसा मेरा रिस्क बढ़ रहा है, राइट? उसके साथ साथ मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है. सो मैं क्या करता हूँ, मेरे जैसे एक फ्रेंड को पकड़ता हूँ
एंड उसको भी अपने बिजनेस में ले लेता हूँ, दैट इज पार्टनरशिप। सो इसके कैमरा- साथ क्या हुआ कैमरा कि ऑन उसका करने जो के लिए- रिस्क था, कैमरा- उसका जो रिवॉर्ड था वो डिवाइड हो गया 2 लोगों में एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो सुना ही, ओके। नेक्स्ट क्या होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया दोनों ने साथ में, उनका बिजनेस और अच्छे से ग्रो हुआ एंड उसके साथ उन्होंने क्या किया कि 10 लाख पर मंथ इनकम करना स्टार्ट कर दिया। आप सोच रहे हो कि चाय की डबरी से कैसे, MBA चाय वाला तो सुना ही होगा, यस, ओके। नेक्स्ट, बट जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होता है आप सबको सुना होगा कि अपनी रिस्क एंड लायबिलिटी दोनों बढ़ती जाती है, राइट? सो लायबिलिटी बढ़ी उन्होंने और रिस्क बढ़ा, सो व्हाट दे थॉट कि भाई हम करें तो करें क्या, अगर मान लो कल जाके बिजनेस डूब गया तो हम पैसे कहाँ से देंगे। फिर उनका एक थोड़ा सा फ्रेंड था जो शायद CA कर रहा था, फाउंडेशन में था, उन्होंने सोचा चलो भाई एक कंपनी सेटअप करते हैं। अब कंपनी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, राइट? सो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, कंपनीज का जो ओनर्स होगा उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी अप टू द सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट्स, राइट? सो उसके साथ उनका लायबिलिटी लिमिट हो गया एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, उन्होंने अच्छा कंपनी रजिस्टर किया, उसको अच्छे से ग्रो किया, बट एज यूजुअल जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है हमें और फंड्स की जरूरत होती है। उन्होंने सोचा और एक्सपांशन करते हैं, एक्सपांशन करने का सोचा, बट एज यूजुअल फंड्स की कमी। वर्किंग कैपिटल के बारे में सुना होगा, अब चाय की टपरी है तो क्या लगेगा, शक्कर लगेगा, चाय की पत्ती लगेगी, दूध लगेगा बार बार, तो मतलब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट्स था। उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स से और वेंचर कैपिटलिस्ट से हम फंड अरेज करते हैं। फिर भी फंड्स तो मिल गया, पैसों की बारिश हो गई, बट एट द सेम टाइम एक्सपांशन हुआ, वापस वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, दूसरे से तीसरे स्टेट में गए एंड ऐसे ऐसे उनका बिजनेस बढ़ते गया। और सोचे कि भाई चलो किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं, बट भाई एक सेम कॉन्सेप्ट आता है कि पैसा का कम पड़ गया एंड एट द सेम टाइम भाई वो 2 लोग थे पार्टनरशिप में, वेंचर इन्वेस्टर के पास उन्होंने इक्विटी डाइल्यूट भी कर दिया, बट स्टिल वो रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे थे एंड फंड्स की कमी पड़ रही थी। सो व्हाट दे थॉट कि अगर कंपनी है तो उसको पब्लिक लेके जाता है, प्राइवेट कंपनी के बाद हम शिफ्ट होते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर। ना पब्लिक कंपनी में हम क्या करते हैं कि इशू करते हैं, राइट, IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि हम शेयर्स एंड ओनरशिप को डिवाइड करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द पब्लिक, जहां पे वो अलग अलग कंपनी से पैसे रेस करते हैं और उनको देते हैं एक शेयर सर्टिफिकेट, समझा? सो अब हम ये इसको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसके बाद आया पार्टनरशिप, उसके बाद आया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये क्यों हुआ, ताकि उनको अपने रिस्क को लिमिट करना था एंड साथ में रिवॉर्ड्स के लिए भी हमें एक्सपांशन की जरूरत थी, तो उसके लिए फंड्स की जरूरत थी। सो उन्होंने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया। याद तो समझा? नाउ नेक्स्ट कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, कोई बता सकता है शेयर्स क्या होता है? चलो उसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने लेक्चर में एक लेक्चर बंक कर दिया, ठीक है, एंड बहुत लोग करते क्या, ओके, सो टेक एन एग्जांपल। मान लो कि आपने लेक्चर बंक किया एंड गए डोमिनोज पिज्जा खाना, राइट? अब एक पिज्जा ऑर्डर किया, बट यहाँ पे ना कोई ट्रीट देने वाला था और ना कोई एक बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसे थे कि वो पूरा पिज्ज़ा का फंड कर सके, राइट? सो आपने सोचा कि चलो कॉन्ट्री करते हैं। अब कॉन्ट्री करोगे इसका मतलब क्या कि इक्वली डिवाइड कर दोगे, एंड इक्वली डिवाइड करेंगे मतलब हम उस हिस्से का अपना पिज्ज़ा का स्लाइस ले लेंगे। फर्स्ट बंदा आया, बोला कि मैंने 10 रुपये दिए थे, मेरा एक स्लाइस दो। कोई बोला मुझे ज़्यादा भूख लगी है, मुझे 2 स्लाइस चाहिए। कोई तीसरा आया, उसने भी एक उठा लिया। कोई चौथा आया, उसने भी, फिर बाकी फ्रेंड्स ने भी उठा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एक जैसे पिज्जा, एक होल पिज्जा इज अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, राइट? अब उसको हमने डिवाइड किया अलग अलग स्लाइसेस में, इक्वल स्लाइसेस, दैट इज इक्वल पार्ट्स ऑफ अ कैपिटल, दैट इज शेयर्स। एक यूनिट ऑफ अ कैपिटल इज शेयर्स, राइट? अब ये हो गया प्राइमरी मार्केट में। हमने क्या देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, IPO आता है प्राइमरी मार्केट में, जहां पे कंपनी सबसे पहले शेयर्स का इशू करती है, राइट? एंड सेकेंडरी मार्केट होता है जहां पे हम सेकेंडरी मार्केट लाइक सेकेंड हैंड सेलिंग करते हैं शेयर्स का। अब उसका पिज्जा के एग्जांपल लेते हैं। आपको याद होगा एक बंदा जिसने दो स्लाइसेस लिए थे,
जिसको बहुत भूख लगी थी, बट उसका पेट भर गया एक ही स्लाइस में। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूँ इस सेकंड स्लाइस का। सो व्हाट आई सजेस्टेड कि भाई तो एक काम कर, किसी और फ्रेंड को पकड़ जिसको भूख लगी है एंड उसको दे दे, एंड जो पैसा तूने इस स्लाइस के लिए पे किया उससे ले ले, राइट। सो उसने वैसे किया, उसने स्लाइस उसको दे दिया एंड पैसे ले लिए। अब इससे क्या हुआ, ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम रीसेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं। कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, राइट। से हम प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट में आ गए। सो व्हाट इज स्टॉक? कोई शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस बता सकता है? नहीं? ओके। शेयर्स एक यूनिट होता है कैपिटल का, ठीक है, एंड बंडल ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड स्टॉक। अब कोई कंपनी को अगर परचेस कर रहा है, कोई शेयर्स खरीदने की बात कर रहा है, तो एक शेयर तो कोई खरीदेगा नहीं, एक मल्टीपल लॉट्स में खरीदेगा। मैंने 10 शेयर्स ले लिए, कोई 20 बोल लेगा। सो वो जो 10 शेयर का बंडल है उसे एक स्टॉक बोलते हैं। इफ आई होल्ड अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी, दैट मीन्स आई होल्ड अ बंडल ऑफ अ शेयर्स, राइट। एंड दिस इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस। अब जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो ये मार्केट जो होता है वहां पे सब्जियां बेचते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट होता है जहां पे हम स्टॉक एंड शेयर्स का सेलिंग करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं मोस्टली, NSE, BSE, ये तो सुनाइए, जो स्टॉक मार्केट है एक्चुअली, राइट। सो ये हो गया स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट। नाउ वी कम, अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रोकर के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो अपने मार्केट में बहुत फैले हुए हैं। अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलो ओके, सो एक एक करके हम अभी मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स लेने वाले हैं। सो आप देखोगे लेफ्ट साइड पे आपको मिथ्स दिखेंगे। देखो स्टॉक मार्केट में ना बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस रहते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गेट रिच क्विक इन स्टॉक मार्केट। जब भी लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि हम पैसे डालेंगे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, पैसे डालेंगे हम और स्टॉक मार्केट से अचानक से अमीर बन जाएंगे। तो ये पॉसिबल है क्या? आप लोग बताओ। लोग इस तरह के एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना? इसका सीक्रेट मिल गया है। सीक्रेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट। वो लोग क्या करते हैं, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते हैं। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इक्कीस दिन में पैसा डबल लगता है आपको? होता है सच में? नहीं होता ना। फिर भी लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि हो जाएगा, और क्या होता है, वो पैसे लूज कर देते हैं। देखो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग प्लेस, इट इज अ प्लेस वेयर यू फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट। प्रोसेस क्या है वो आज हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रोसेस जो होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में सीधा एंट्री ले लेते हैं। दे डोंट लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। एक तो प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं है कि कहाँ से सीखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर उनको पता चल गया बट वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो फिर भी पैसे लगा देते और लूज कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। सो व्हेन दे लूज मनी दे स्टार्ट कॉलिंग दिस एज अ गैम्बलिंग। सुना है आपने कभी स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग? सुना है? घर पे कोई बोलता होगा, दोस्त ने बोल दिया सट्टा बाजार है। इस तरह के बहुत मिसकंसेप्शंस है स्पेशली इंडिया में, क्योंकि लोग बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके दोस्त ने आपको बोला कि भाई प्लेन उड़ा, बहुत पैसे मिलते हैं, ठीक है, पायलट बन जा। और तो क्या आप सीधा पायलट बनने प्लेन में घुस जाते हो, केबिन में? मान लो आप घुस गए केबिन में और प्लेन उड़ाना स्टार्ट कर दिया, क्या होगा? चांसेस ज्यादा है क्रैश कर दोगे। चांसेस क्या, क्रैश ही कर दोगे आप। सो क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको पता नहीं है ना प्लेन कैसे उड़ाते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में लोगों को पता नहीं रहता कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एंड दे इन्वेस्ट द मनी ब्लाइंडली। किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई इस स्टॉक में पैसे लगा दे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 21 दिन में डबल हो जाएंगे, लगा देते हैं और लूज कर देते हैं। देन वी स्टार्ट कॉलिंग दिस गैम्बलिंग। सो स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज अ सीरियस बिजनेस। यू नीड टू टेक दिस बिजनेस वेरी सीरियसली। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे, देखो इट इज नॉट गारंटीड एनीथिंग इन द स्टॉक मार्केट, बट आप अगर प्रोसेस को फॉलो करते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल मेक इट इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट मिथ इज स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स।
देखो आप सब तो कॉमर्स वाले हो यहाँ पे, आपको स्कूल कॉलेज में सिखाते होंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, बेसिक्स तो सिखाते होंगे, नहीं सिखाते? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट लोगों को फिर भी लगता है कि हमें कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए, ज़रूरी है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, हमें CA CFA करना पड़ेगा। देखो ये जो कोर्स करते हैं ना प्रोफेशनल, इनका एडवांटेज डेफिनेटली है, बट जो नहीं कर पाते फॉर सम रीजंस दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये इतना हार्ड नहीं है, पैसे कमाना हार्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनीवन कैन लर्न एंड अर्न, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर लर्निंग द करेक्ट थिंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं, तो आपको सही सोर्स से लर्न करना है मार्केट के बारे में। नेक्स्ट विद दिस यू नीड लार्ज कैपिटल टू अर्न। देखो आपके पास स्टार्टिंग में फंड्स तो नहीं होने वाले, सब स्टूडेंट्स है यहाँ पे, सो फंड्स कैसे लाए, फंड्स कहाँ से लाए? सो इट इज अ प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपकी पॉकेट मनी होगी तो एक दिन पिज्जा मत खाओ, स्टॉक मार्केट में लगा लो, या फिर कहीं से आप पार्ट टाइम करके कुछ कर सकते हो आफ्टर कॉलेज। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम समवेयर, बट व्हाट मैटर्स इज दैट व्हाट यू डू विद दैट मनी। आपको पैसे बैंक में नहीं रखने, आपको पैसे स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, हायर एसेट क्लासेस में लगाने हैं। सो कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग इज द की। देखो आज के इस सेशन में, आज के सेमिनार में आपको एक बढ़िया चीज बताने वाले हैं हम। आपने 7 वंडर्स देखे वर्ल्ड के, आपको पता है 7 वंडर्स, आज हम आपको 8वां दिखा देंगे। तो सेशन में बने रहो, हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। प्रीतम विल टेल यू द सीक्रेट। एंड नेक्स्ट मिथ इज यू कैन मेक मनी बाय स्टॉक टिप्स। टिप्स पता है आपको क्या होती है? स्टॉक टिप्स। पूरे दुनिया में टिप्स बांट रहे हैं लोग फ्री में, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। काम करते हैं क्या कभी? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सब स्कैम होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक टिप्स आर स्कैम। यू नीड टू लर्न दिस बिजनेस प्रॉपरली। देखो अगर मैंने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया कल और आपको टिप्स बांटना स्टार्ट कर दिया कि ये स्टॉक ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इलीगल, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सेबी रजिस्टर्ड क्या होता है वो प्रीतम बताएगा आपको कुछ देर में। बट जो भी आप टिप्स लेते हो ये एक बिजनेस होता है, वो लोग हर बार कमाएंगे, आप नहीं कमाओगे। एक आध बार प्रॉफिट हो जाएगा, बट कंसिस्टेंसी इज द की ना। आपको एक दिन प्रॉफिट चाहिए या कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए ओवर द लॉन्ग रन? कंसिस्टेंट चाहिए। सो फॉर दिस यू नीड टू लर्न व्हाट इज दिस बिजनेस। नेक्स्ट थिंग इज सेविंग्स विल सिक्योर योर फ्यूचर। सेविंग करते हो आप? कुछ तो करते होगे। जो आपके पेरेंट्स सेविंग करते हैं? ओके, सो मुझे बताओ आप में से कोई कि सेविंग करके वो कहां पे फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों के पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे? ओके, क्वाइट अ लॉट, क्वाइट अ लॉट। और कहां पे इन्वेस्ट कर रही है कोई बता सकता है? प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड तो सब लोग लेते होंगे। यस, ट्रू। द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स इज दैट ये ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाती। मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इनटू बैंक अकाउंट, बैंक एफडी तो सब लोग करते होंगे। इजंट दैट ट्रू? कितना रिटर्न मिलता है एफडी में? सिंगल डिजिट ही है, कितना भी कर लो सिंगल डिजिट रिटर्न है। क्या कर लो सिंगल डिजिट रिटर्न का? हमें क्या करना है, हमें ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो ज्यादा रिटर्न दे, जो आपका फ्यूचर एक्चुअल में सिक्योर कर पाए। सो कौन सी एसेट क्लासेस है ऐसे, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन ऐसी एक बीमारी है जो चुपके से आपके पैसे खा रही है पीछे। ठीक है, आप पैसे जमा करते जा रहे हो बैंक में, बेड के नीचे छुपा के रख रहे हो, कुछ काम का नहीं है ये, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी। Why is it doing so? It is good. It is as per economics, a little bit of inflation is good. But आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप आपके पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न पे ग्रो करो। And how can you do that? You can do that by investing in multiple investment avenues. So सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट अपन एक एक करके लेते हैं, उसका एवरेज रिटर्न आप देखोगे 3 से 4% होगा। कुछ गवर्नमेंट वाले होते हैं वो थोड़ा हायर भी दे देंगे, PSU, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वो ज्यादा दे, बट सिंगल डिजिट है। इसमें से क्या सिक्योर होगा भाई आपका फ्यूचर? रिटायरमेंट प्लानिंग हो पाएगी इसमें से? नहीं हो पाएगी। देन वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट। मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके दो प्रॉब्लम है, एक तो रिटर्न इतना सा है 4 to 8%, ठीक है। सेकेंड चीज, आपके पैसे लॉक्ड हो जा रहे हैं। अगर आपने 5 साल की FD करी, वो पैसे लॉक हो जाएंगे, उसका आप यूज नहीं कर पाओगे इमरजेंसी में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का ये सीन है। देन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत
ओल्ड स्कूल लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है कि सबसे पहले इसको हाई कैपिटल लगता है. सो क्या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में पॉसिबल है रियल एस्टेट बाय करना? नहीं. बट एक और तरीका है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उसको कहते हैं REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे एक्चुअल में. एक्चुअली REIT अगर आप बाय करते हो, इट्स लाइक अ शेयर. आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के थ्रू बाय करते हो एंड यू गेट अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ सम बिग बिल्डिंग. आप अगर ऐरोली साइड जाओगे, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस पार्क्स हैं, माइंड स्पेस, एम्बेसी आपने देखी होगी, ऑफिस स्पेसेस. तो अगर आप REIT में इन्वेस्ट करते हो, सो यू डायरेक्टली बिकम एन ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको आराम से. देन वी हैव बॉन्ड्स. देखो, कंपनीज को लोन की जरूरत पड़ती होगी. सो यू कैन बाय बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज, और वो आपको रिटर्न देगी 2 से 8% का. ठीक है, सो फार सो गुड. नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड पे. गोल्ड सब लोग सुन के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं गोल्ड पे. तो इसको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले आप शॉप पे जाओ, फिजिकल गोल्ड ले लो. ये तो सालों से करते आ रहे हैं हम. नया मॉडर्न तरीका क्या है गोल्ड को लेने का? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. इट इज SGB. ये क्या स्कीम है? ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है. इसमें आपको 7-8 साल पैसे लॉक करके रखने हैं. बट द गुड थिंग इज दैट यू विल गेट हायर रिटर्न्स ऑन दैट एंड यू विल गेट 2.5% रिटर्न एवरी ईयर. सो वो एक प्लस पॉइंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का. आप अगर रिसर्च करोगे ना SGB के बारे में, इट्स अ वेरी गुड स्कीम एंड इट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन टुडेज मॉडर्न टाइम. देन देर आर अदर वेज एज वेल, लाइक डिजिटल गोल्ड ले लो आप. मतलब जैसे आप शेयर्स लेते हो, डीमैट अकाउंट में शेयर्स होते हैं, राइट? आप क्या कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड ले सकते हो. वो गोल्ड आपके डीमैट अकाउंट में सेव रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड्स. अभी आते हैं भाई शेयर मार्केट पे. म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात हो चुकी है, आपने टीवी पे एड्स देखी होगी. क्या है म्यूचुअल फंड? सही है. सो म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स आएंगे 10 to 15% के. ठीक है, अच्छे हैं, दिस इज वेरी गुड. 10 to 15% शायद किसी को कम लग रहा होगा, बट अगर आप एवरेज देखोगे 10 to 15% इज वेल देन गुड. आप अगर इन्वेस्ट करते हो कंसिस्टेंटली एट दिस रेट, दिस कैन एक्चुअली सिक्योर योर फ्यूचर. तो अभी म्यूचुअल फंड क्या है, कैसा है, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यही सेशन में. एंड देन स्टॉक मार्केट. अगर आप बोर हो चुके हो इन सब स्कीम से और आपको हायर रिटर्न पाना है, व्हाट इज द आंसर? इट इज स्टॉक मार्केट. अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में जल्दी से पैसे कमा लोगे, तो ऐसा नहीं है. देयर इज अ प्रोसेस, यू नीड टू लर्न द प्रोसेस. तो स्टॉक मार्केट हियर यू कैन गेट अबाउट 15% रिटर्न्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड ऑल इन दिस सेशन. फिर कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और फिर क्रॉप्स होता है, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इसका एक्चुअल फिक्स्ड कोई रिटर्न नहीं है, सो हमने मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन चेक इट आउट. इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट एज अ क्लास. देन वी हैव करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स कहते हैं हम इसको. USD INR पेयर्स या फिर फॉरेक्स पेयर्स हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इनमें. एंड देन क्रिप्टो करेंसी. कितने लोगों को पसंद है क्रिप्टो करेंसी? सबको पसंद है. कितने इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में? कोई नहीं करता. क्यों नहीं करते? रिटर्न्स. इसके रिटर्न्स बताओ आपको कितने हैं क्रिप्टो के? -90% टू इनफाइनाइट%. ये इसका रेंज है. इसमें इतना रिस्की एसेट क्लास है ये कि अगर आप डालोगे पैसे, तो एक तो ये जीरो भी हो सकते हैं या फिर हीरो भी हो सकते हैं. सो देर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज, बट दिस इज वेरी रिस्की. वी वोंट रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसीज. टॉप करेंसीज कौन सी है? बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, सोलाना, डोजकॉइन. डोजकॉइन तो सुना ही होगा. हाँ, ये तो सुना ही है सबने. अभी हम आते हैं डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें. आपको पता तो है स्टॉक मार्केट क्या है, बट ट्रेडिंग कैसे करेंगे भाई? डीमैट अकाउंट लगेगा ना, तो उसका प्रोसेस अभी हम जान लेते हैं. सो प्रीतम कैन टेक ओवर. सो मोटिवेटेड हो गए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ा और बाकी है. ठीक है. सो हमने सब कुछ देख लिया कि स्टॉक मार्केट इज बेटर असेट क्लास कंपेयर टू बाकी, राइट? सो अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? क्या मैं जाके सीधा कंपनी के पास जाऊँ, रिलायंस के ऑफिस में, भाई मुकेश भाई सर, एक्चुअली सॉरी मुकेश सर, मुझे रिलायंस के शेयर चाहिए, आप मुझे शेयर्स दे दो, चलेगा? नहीं चलेगा. आपको जाना पड़ेगा ब्रोकर्स के थ्रू.
ब्रोकर्स कौन है? इंटरमीडियरीज है जो आपके बिहाफ पे शेयर्स को ट्रेडिंग करते हैं, राइट? सो हमने ब्रोकर चूज किया है ज़ीरोधा। ये मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ज़ीरोधा को यूज़ किया। आपको क्या करना पड़ेगा? एक ब्रोकर सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके साइन अप पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अलग अलग डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, हम देखते हैं, एंड देन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। आप चाहे तो ये लिख भी सकते हैं। लिखना है किसी को? नहीं? ठीक है, वहाँ आपको मेंशन होगा। डन? सो डॉक्यूमेंट्स में है पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आधार, प्रूफ ऑफ एड्रेस एक्चुअली, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी चाहे, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो व्हाइट पेपर पे होगा प्रॉपर, देन कॉपी ऑफ कैंसल चेक एंड बैंक स्टेटमेंट, ये लगेगा आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स को मेंशन करने के लिए। एंड नेक्स्ट होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ होता है रिक्वायर्ड सिर्फ एफएनओ एंड द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए, जिसमें आपको देना पड़ेगा आपको आईटीआर रिटर्न या फिर 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, सो हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम ज़ीरोधा के साइन अप पेज पे, उसके बाद हम मोबाइल नंबर यूज़ करके वहाँ पे ओटीपी कंफर्म कर लेंगे। साइन अप हो गया। साइन अप के बाद आपको पैन कार्ड डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा सबसे पहले। अब पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि पैन कार्ड एक चाबी है पूरे फाइनेंशियल मार्केट की। आपको हर जगह पैन कार्ड लिंक करना पड़ता है। आपने डेडलाइन सुना होगा 31 दिसंबर के पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट सब लिंक करना पड़ेगा। सो दैट इज पैन कार्ड। उसके बाद हो गया उसका इक्विटी एंड जिस आपको सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। फिर आता है आधार केवाईसी, आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। नेक्स्ट बैकग्राउंड डिटेल्स, आपको नॉमिनी फिल करना है या फिर आपको मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, उसका आपका मंथली इनकम कितना है, ईयरली इनकम कितना है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है आपका बैंक का डिटेल्स, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर। देन आपको वेबकैम आईपीवी करना पड़ेगा। आईपीवी मतलब इन पर्सन वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड, यहाँ पे एक कोड आएगा एक इस टाइप का, आपको एक ब्लैंक पेज पे उसको लिख के एक कैमरा ओपन होगा, वहाँ पे आपको बस एक फोटो क्लिक करना है। इससे इसका मतलब ये होगा कि जिसका अकाउंट ही ओपन कर रहे भाई आप वही हो, कोई और आपके नाम पे फ्रॉड अकाउंट ओपन ना कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बोला कैंसल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा एंड एज ए इनकम प्रूफ आईटीआर या फिर 6 मंथली बैंक स्टेटमेंट। फिर आपका सिग्नेचर एंड कॉपी ऑफ पैन, आधार कार्ड। देन लास्ट ये होता है आपका ई साइन। ई साइन कैसे? अब केवाईसी, जैसे आधार कार्ड का हम वेरिफिकेशन करते हैं तो ई वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी आता है। हमें एनएसडीएल, जब एक डिपॉजिटरी, हम आगे समझेंगे डिपॉजिटरी क्या होता है, एक एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके आधार नंबर एंटर करके हमें बस ओटीपी एंटर करना है, आपका ई साइन हो जाएगा। एंड हियर वी आर, कांग्रेचुलेशंस, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको कुछ दिनों में एटलीस्ट एक ईमेल आ जाएगा जिसपे आपको यूजर नेम मेंशन होगा, यूसीसी जिसे कहते हैं, यूनिक क्लाइंट कोड। आपका वो एक यूजर नेम होगा, उसको आपको एंटर करना है ज़ीरोधा के काइट वेबसाइट पे, काइट ऐप पे, एंड देन आपको लॉगिन स्टार्ट करना है। सो ये हो गया आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग। बट अकाउंट ओपन कर गया, अब उसको ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं, हम उसको शेयर्स में ट्रेड करेंगे। अब शेयर्स में ट्रेड करना, ये तो किस शेयर्स में करना वो हम आगे बताएंगे, बट उसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है वो हम पहले आज सीखेंगे। नॉर्मली हमें फ्रंट एंड दिखता है कि मैं ऑर्डर पंच कर रहा हूँ एंड वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरे अकाउंट में शेयर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, बस। लेकिन उसका बैकग्राउंड में होता क्या है भाई? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल वंस अगेन। एक बाहर है, एक सेलर है। एज आई मेंशन, उसका एक ब्रोकर होगा, राइट। एंड ब्रोकर को मैंने बोला कि भाई एक XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स ले लो एट 10 रुपीज ईच। अब सेम बोलेगा सेलर कि मेरे पास 1000 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी एंड उसको बेच दो 10 रुपीज ईच, ठीक है। अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाएगा क्या? नहीं, वो जाएगा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था क्या है? मार्केट प्लेस, यहाँ पे सारे ट्रेडिंग होता है, वहाँ पे ऑर्डर मैचिंग होगा। ऑर्डर मैचिंग मतलब क्या कि यहाँ पे 3 चीजें चेक करी जाएगी। पहले तो कंपनी का नाम, कितने क्वांटिटीज है एंड किस प्राइस पे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। वो तीनों होने के बाद एक्सचेंज नोटिफाई करेगा सीसी और डीपी को। सीसी मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन। अब सीसी मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता क्या है? वो ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोसेस है वो एक स्मूथली एंड बिना कोई हैफेजर्ड प्रॉब्लम के वो सॉल्व हो जाए। एंड जो ट्रेडिंग हो, लाइक शेयर्स का ट्रांसफर हो, सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो या फिर फंड्स का ट्रांसफर वो स्मूथली हो जाए, राइट। डिपॉजिटरी,
डिपॉजिटरी इज समवन जो क्या करता है, आपके बैंक के लॉकर की तरह होता है। जैसे बैंक के लॉकर में हम गोल्ड रखते हैं, राइट, वैसे डिपॉजिटरी के पास हम रखेंगे अपने शेयर्स डीमैट अकाउंट में। वो 1992 1996 के पहले शेयर्स होते थे फिजिकल फॉर्मेट में, उसके बाद डीमैटेरियलाइजेशन आया, मतलब शेयर्स ट्रांसफर होकर डीमैट अकाउंट में डिजिटलाइजेशन हो गया शेयर्स का। अब डिपॉजिटरी क्या करेगा या सीसी क्या करेगा, एक ब्रोकर से, बायर के ब्रोकर से शेयर फंड्स लेगा एंड शेयर्स सेलर्स के ब्रोकर से शेयर्स ले लेगा, राइट। ऑर्डर मैचिंग हो गया, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देगा शेयर्स बायर्स को एंड फंड ट्रांसफर कर देगा सेलर्स को। ये हो गया टोटल ओवरऑल बैकग्राउंड प्रोसेस। और इसे क्या कहते हैं, T+1 रोलिंग सेटलमेंट। T+1 रोलिंग सेटलमेंट क्या है, अब जैसे एग्जांपल आपने मंडे को ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो आपको मंडे को ही आपके नाम पे शेयर्स नहीं आ जाते, वो आते हैं T+1 में। अब पहले होता था, जैसे हर्षद मेहता पता ही है, राइट, उस वक्त होता था वीकली सेटलमेंट होता था, कभी कभी मंथली सेटलमेंट होता था, मतलब पूरे वीकली ट्रेडिंग हुआ, उसका पूरा डेटा कलेक्शन हुआ एंड नेक्स्ट मंथ में सेटलमेंट स्टार्ट होता था, मतलब पैसे नेक्स्ट मंथ वीक में या नेक्स्ट मंथ में आते थे। बट जैसे जैसे पूरा मार्केट डिजिटल हो गया, वो क्या हुआ कि पूरा सेटलमेंट साइकिल शॉर्ट होते गया। पहले T+10, T+9, T+8, T+5, T+3, T+2 एंड 2022 के जस्ट पहले T+2 चल रहा था। मतलब क्या कि मंडे को शेयर्स एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, T+1 क्या हो गया ट्यूसडे एंड T+2 मतलब वेडनेसडे, तो मतलब आपके अकाउंट्स में एंड फंड एंड जो भी शेयर्स है वो आ जाएगा T+2 मतलब वेडनेसडे को। बट अब 22 के बाद हो गया T+1। अब T+1 में होगा कि आपने मंडे को शेयर्स एग्जीक्यूट किए, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपको नेक्स्ट डे दैट इज ट्यूसडे को ही शाम तक आपके शेयर्स आ जाएंगे एंड आपके फंड्स भी मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि बाय द एंड ऑफ 2024 उसको T+1 की जगह हम सीधा T पे लेके आए। मतलब क्या, आज ही मैंने शेयर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ट्रेड किया, शाम तक मेरे अकाउंट में शेयर्स आ जाने चाहिए। कितना इजी होगा ना, बहुत अच्छी बात है। आप जब तक अकाउंट ओपन करोगे आ जाएगा T+। नेक्स्ट, अब जैसे हमने पढ़ा कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, हम जैसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आता है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स दो टाइप के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब फुल सर्विस ब्रोकर मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको टिप्स देता है टाइम टू टाइम, डेली एक कॉल दे सकता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपकी क्वेरी सॉल्व करेगा। बट डिस्काउंट ब्रोकर्स है जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सब तो नाम सुना ही होगा आपने सबने, राइट। सो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके छोड़ देते हैं। मोस्टली आपको कोई टिप्स नहीं देगा, आपको टाइम टू टाइम आपका पोर्टफोलियो इवैल्यूएट नहीं करेगा, बट आपको बस एक प्लेटफॉर्म दे देगा जिससे आपको बस आपके थ्रू आपको एनालाइज करना है, आपको ट्रेड करना है, जो करना है हम खुद ही करना है। ब्रोकर आपको हेल्प नहीं करेगा, उसके बस दोनों कमीशन चार्ज करते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर का कमीशन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर का कमीशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज। अभी देखा था मार्केट प्लेस है, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कोई बता सकता है, NSE, BSE, राइट। अब NSE का एक इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 50, जिसमें टॉप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट है, एंड NSE उसका एक इंडेक्स है दैट इज क्या बोल सकते हैं, उसका एवरेज करके निकाल देते हैं एंड दैट इज NSE का फिगर। उसका हो जाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को बुलाते हैं एंड सेंसेक्स का मीनिंग है सेंसिटिविटी इंडेक्स। एक मतलब एवरेज करता है उसके मार्केट कैप को एंड देन 30 कंपनीज का मार्केट कैप को एवरेज करके वो एक प्राइस अमाउंट निकालता है जो उसका ओवरऑल फ्लक्चुएशन मार्केट का वो दिखाता है। सो NSE के बाद NSE एंड BSE दैट इज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है डिपॉजिटरीज। जैसे मैंने बोला डिपॉजिटरी क्या है, आपके बैंक के लॉकर की तरह। आपके शेयर्स जो भी आपके पास होंगे डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट होगा डिपॉजिटरी के पास। दो डिपॉजिटरी है मोस्टली, मेजरली लाइक NSDL एंड CDSL, ये दो डिपॉजिटरीज के पास मोस्टली हमारे शेयर्स होते हैं। फिर आते हैं क्लियरिंग हाउस। जैसे मैंने बोला क्लियरिंग, CCIL दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका इंटरमीडिएट का काम करेगा, चेक करेगा कि सारे प्रोसेस स्मूथली फ्लो हो रहे हैं। फिर आता है सेबी। सेबी का नाम सुना है, ये सबसे ज़्यादा पावर में आया था 1992 के बाद। 1992 कुछ क्या हुआ था, कोई आइडिया? स्कैम, राइट। जैसे स्कैम था, इसके पहले भी सेबी था बट सबसे ज़्यादा पावर थे RBI के पास। बट जैसे ही स्कैम हुआ वो पूरा पावर ट्रांसफर हुआ सेबी के पास एंड सेबी को एक मेजर पावर मिला 1992 के बाद एंड RBI को सिर्फ मनी मार्केट का काम दिया गया कि भाई तुम लोग सिर्फ बैंक को संभालो, मार्केट देखेगा सेबी, राइट।
फिर आता है आरबीआई। आरबीआई सबको पता है सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है। ये हो गया। अब ये हमने पता कर लिया कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, फिर उसके बाद सॉरी डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं एंड उसके मेजर पार्टिसिपेंट्स क्या है, उसके बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है। बट अब मार्केट में एंटर तो करती है, बट उसका फ्लो कैसे होता है, लाइक प्राइस कैसे मूव करता है, पता है? इकोनॉमिक्स पढ़े होगा ना? चलो इकोनॉमिक्स समझाते हैं। ओके, सो हाउ डज द प्राइस मूव? आपको पता तो चल गया ना स्टॉक मार्केट क्या है, बट प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों जा रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया कि प्राइस अचानक से इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है? वाई स्टॉक मार्केट वेरी मच वॉलेटाइल? अचानक से किसी दिन प्राइस ऊपर जाता है, नीचे क्यों हो रहा है ये? देखो, स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स। पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इतना जब भी एक्टिविटी होगा तभी प्राइस ऊपर नीचे डेफिनेटली होना ही है। इट इज अ नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। So there are many buyers and sellers present at any moment in the stock market and they cause the price to fluctuate. Supply demand सबने पढ़ा क्या? कॉमर्स वाले हो ना? Yes. So what is supply and demand? When the demand is greater than supply, प्राइस के साथ क्या होता है? प्राइस ऊपर जाती है, the price goes up क्योंकि demand has outpaced supply. So प्राइस ऊपर जाएगा। और इसका ऑपोजिट जब भी होगा, व्हेन द सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड, तभी क्या होगा प्राइस के साथ? प्राइस वुड गो डाउन। सो ये सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, आप लोग ने पढ़ाई होगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस मेजर मूवमेंट दिखाता है मार्केट में एवरी डे। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कंपनीज परफॉर्मेंस। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स जब भी चेंज होते हैं, जब भी रिपोर्ट लॉन्च करती है कंपनी, सो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है हर साल और एनुअल रिपोर्ट्स आती है। इजंट दैट ट्रू? सो जब ये रिपोर्ट्स आती है, बहुत सारी मार्केट एक्टिविटी हमें देखने मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। लेट अस से कंपनी को लॉस हो रहा था, अभी प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा? दिस इज अ गुड न्यूज और बैड न्यूज? गुड न्यूज। कुछ लोग इसको इस तरह परसीव करेंगे और बाय कर लेंगे। कुछ लोग दूसरा फैक्टर देखेंगे कि मैनेजमेंट चेंज हो गया कंपनी का, तो भले ही प्रॉफिट हुआ होगा, मैनेजर अगर चेंज हो गया और वो अच्छी न्यूज नहीं है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं हम। सो कंपनी का जब भी परफॉर्मेंस चेंज होता है, देयर इज एक्टिविटी इन दी स्टॉक मार्केट, और जब भी आप इन्वेस्टिंग करोगे तभी आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी पड़ेगी हर एक कंपनी की। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक भी रुपए मत डालो उस कंपनी में। सो नॉलेज कैसे मिलेगा? कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करके कि कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, आर द रेशियोज गुड? अगर वो अच्छे हैं सो द कंपनी इज बेटर। नाउ अदर देन दैट देयर इज मार्केट न्यूज। अचानक कभी कभी क्या होता है, एक मार्केट न्यूज आ जाती है। सो रिसेंटली क्या हो गया था, कोविड का अचानक से केसेस आ गए, तो कल देखा आपने क्या हुआ? मार्केट वॉज डाउन 300 पॉइंट्स, तो मार्केट गिर गया अचानक से, पैनिक सेलिंग आ गई मार्केट में। सो इस तरह मार्केट के न्यूज भी अफेक्ट करते हैं स्टॉक प्राइजेस को। अगर एक अच्छी न्यूज आ जाती है, लेट अस से इंडिया के जीडीपी नंबर्स या फिर इकोनॉमिक डेटा अच्छा आ गया इंडिया का, सो दिस इज अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? गुड न्यूज, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा। सो इस तरह मार्केट न्यूज के ऊपर भी प्राइजेस अफेक्ट होते हैं। देन अभी आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। हर कोई किसी दूसरे चीज की बुराई कर रहा है कि हमें ट्रेडिंग ही करनी है या फिर इन्वेस्टिंग ही करनी है। हम क्या कह रहे हैं, आप दोनों करो। आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो चॉइस है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है। तो अभी समझते हैं ना ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं, आवर गोल इज टू ट्रेड फॉर द शॉर्ट टर्म। हमें प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना रहता है। सो इन ट्रेडिंग व्हाट वी डू, वी बाय लो एंड सेल हायर। सिंपल। बस ये सिंपल सुनने में है, करने में थोड़ा मुश्किल है। आपको एनालिसिस समझना पड़ेगा कि हाउ डू यू ट्रेड। ट्रेडिंग में आप करते क्या हो, आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए प्ले करते हो। सो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में यू आर नॉट प्लेइंग दिस फॉर शॉर्ट टर्म, यू आर प्लेइंग दिस फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, और दोनों का अप्रोच अलग है। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तभी आप अलग चीजें देखोगे और इन्वेस्टिंग में अलग चीजें देखोगे। ट्रेडिंग में अलग अलग स्टाइल्स रहते हैं। लेट अस से फर्स्ट इज पोजिशनल ट्रेडर। सो पोजिशनल ट्रेडर का प्लान क्या रहता है, वो आज खरीदेगा स्टॉक और वो कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद सेल करेगा। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया है ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से। मोस्टली लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट ट्रेडर्स होते हैं पोजिशनल जो मंथ्स टू ईयर्स तक ट्रेड को होल्ड करते हैं।
सो आज लिया और लेटर से अगले साल सेल किया, बीच में जो डिफरेंस हुआ वो प्रॉफिट या फिर लॉस। सो दिस इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग। सेकंड इज स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का प्लान क्या रहता है, वो कुछ दिन से कुछ वीक्स तक ट्रेड को लेगा। लेट अस से आज उसको सिग्नल मिला बाय करने का, आज उसने बाय किया और उसने कुछ 4-5 वीक्स के बाद सेल कर दिया, जो डिफरेंस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड इज डे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग सुना होगा आपने, बहुत सारे स्कैम इंट्राडे पे ही चलते हैं और लोग सबसे ज्यादा पैसे वहीं पे गवाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता ना, प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती है इंट्राडे में। सो दिस इज वेरी रिस्की। उसमें आप सुबह लेते हो और मार्केट क्लोज होने के पहले ट्रेड को कट कर देते हो। वैसे आप बताओ कि स्टॉक मार्केट कभी खुलता है इंडिया में, व्हाट इज द टाइमिंग? 9:50 to 3:30, करेक्ट। सो इसके बीच में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। एंड द फोर्थ टाइप इज स्कैल्प ट्रेडर। स्कैल्प ट्रेडर इज द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि कुछ सेकंड्स तक आपकी पोजीशन रहती है। आपने इस सेकंड में लिया और 5-10 सेकंड में सेल कर दिया। ये हो सकता है, बट ये आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे हम करना, स्टार्टिंग में स्पेशली। ये बहुत अट्रैक्टिव है, बिगिनर इन्वेस्टर को लगता है भाई जल्दी से पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट इट इज अ ट्रैप स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, बट वी नीड टू मेंशन इट ओवर हियर। अभी आ जाता है इन्वेस्टिंग पे। देखो ट्रेडिंग बहुत अट्रैक्टिव है बिगिनर्स के लिए, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू इन्वेस्ट एज वेल, इजंट दैट ट्रू? आपका कैपिटल जो है वो आपको ग्रो करना है, दैट इज अ कंपल्सरी थिंग फॉर यू। सो अभी यहाँ पे इन्वेस्टिंग में आपका प्लान क्या रहता है, आप कंपनी को एनालाइज करते हो उसके फंडामेंटल्स के थ्रू कि एक्चुअल में कंपनी अच्छी है या नहीं। उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आप देखते हो और आपका प्लान होता है कि बाय कर देने का और भूल जाने का कंपनी के बारे में कि हमने इन्वेस्ट भी किया था कोई कंपनी में, और फिर आप अचानक से जाग के देखोगे आपको वो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो दिखेगा। आप ज़्यादा रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते आपके इन्वेस्टमेंट्स को। सो इन्वेस्टिंग में भी 2 स्टाइल्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव। तो एक्टिव क्या है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट्स को, लेट अस से कंपनी का कोई फाइनेंशियल न्यूज़ आ गया, आपने चेक किया आपका पोर्टफोलियो किस तरह चल रहा है, प्रॉफिट में है लॉस में है, वो आप चेक करते हो एक्टिव इन्वेस्टिंग में, और आप चेंजेस करते रहते हो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। लेट अस से आपने 1 साल पहले कोई स्टॉक लिया था, लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट अभी उसका न्यूज़ आया कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप और स्टॉक्स ऐड कर दोगे और बाय कर दोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक स्टॉक लिया था JBM ऑटो और उसको लॉस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? चांसेस है सेल करना चाहिए। बाकी भी फैक्टर्स देखोगे आप ऑब्वियसली, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो इस तरह आप मॉनिटर करते रहते हो आपके पोर्टफोलियो को, दैट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग। व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टिंग? वॉरेन बफेट का नाम सुना है? ही ओनली रिकमेंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग। अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो 10 साल तक होल्ड करके रखो। इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू। मोस्टली पीपल डिसएग्री विद दिस व्यू, आई डोंट नो व्हाई, बट द थिंग इज कि ओवर द लॉन्ग रन एक्चुअल कंपनीज परफॉर्मेंस इज टेस्टेड। जब भी आप कंपनी को टाइम देते हो ग्रो करने का, 5 साल 10 साल 20 साल, आपको एक्सपोनेंशियल गेन्स दिखते हैं। सो पैसिव इन्वेस्टिंग में हम ज्यादा देखते नहीं है, मॉनिटर नहीं करते अपने पोर्टफोलियो को कि स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑल। वी जस्ट बाय एंड वी होल्ड दैट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दीज आर द 2 ways फॉर इन्वेस्टिंग। अब इसके अलावा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक रिकैप कर लेते हैं। ट्रेडिंग इज फॉर द शॉर्ट टर्म। आप ज्यादा, आपको कंपनी की पड़ी नहीं है, कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है मैं शॉर्ट कर दूंगा। अच्छा, शॉर्ट करना क्या कहते हैं? जब भी आप बाय पहले करते हो और सेल बाद में करते हो, दिस इज लॉन्ग। आप लॉन्ग जा रहे हो। जब भी आप उल्टा करोगे, मतलब बढ़ते मार्केट में जब भी आपको पैसे कमाने आप लॉन्ग करते हो, करेक्ट? जब भी आपको गिरते मार्केट से पैसे कमाने तभी आप शॉर्ट करोगे। यस, दिस इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। इंट्राडे में पॉसिबल है ये। और अगर आपको ऑप्शंस करना है, ऑप्शन में घुसो मत स्टार्टिंग में ही, बट अगर आपको करना है तो पोजिशनल स्विंग में भी आप शॉर्ट कर सकते हो। बट इसमें सीन क्या है कि आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉफिट माइंडसेट रहता है ट्रेडिंग में। आपको पड़ी नहीं रहती कि कंपनी में क्या चल रहा है। कंपनी में अगर कुछ भी हो, लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, आप उस तरह ट्रेड डिसीजन लोगे, एक तो लॉन्ग जाओगे या तो शॉर्ट जाओगे। देन ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होती है बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में रिस्क तो होता ही है ना भाई। तो ट्रेडिंग में हम वॉलेटिलिटी से बेनिफिट करने का प्लान करते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, हम बीच में कहीं पे घुस के प्रॉफिट कर ले, या तो लॉन्ग जाए या तो शॉर्ट जाए। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक्टिव बाइंग और सेलिंग होगी। जब भी आप स्टार्ट करते हो यार ट्रेडिंग, जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, आपके पास कैपिटल नहीं होगा, राइट? तो कैपिटल बिल्ड करने के लिए ट्रेडिंग बहुत लोग ट्राई करते हैं कि कुछ करके हम, क्योंकि ट्रेडिंग को बहुत कम पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे, आपको ज़्यादा हाई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप ट्रेडिंग करके कैपिटल बना सकते हो। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेडिंग करते कैसे हैं।
वी यूज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो आप जस्ट एक मोमेंट में देखेंगे। इन्वेस्टिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म, आपका ग्रोथ माइंडसेट रहता है, इसमें रिस्क कम रहती है बिकॉज यू आर बाइंग एंड यू आर नॉट मॉनिटरिंग दैट सो मच। तो ओवरऑल दो ही चीज़ें होनी है भाई, कंपनी एक तो कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, चांसेस ज़्यादा होता है कि कंपनी अच्छी है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, सो लेस रिस्क इज इन्वॉल्व। देन यू बेनिफिट फ्रॉम द स्टेबिलिटी, कंपनी जितना स्टेबल है उतना अच्छा है। यू बाय एंड होल्ड एंड इट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग योर कैपिटल। और यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करके डिसीजंस लेते हैं हमारे। सो नाउ व्हाट इज दिस टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, एक एक करके देखेंगे हम। सो टेक्निकल एनालिसिस दो चीज़ों को मॉनिटर करता है, दो चीज़ों को कंसिडर करता है। वन इज प्राइस एंड सेकेंड इज वॉल्यूम। तो प्राइस क्या है? प्राइस तो पता है, मार्केट प्राइस स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है वो हम देखते हैं। सेकेंड चीज हम वॉल्यूम देखते हैं। नाउ वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड और द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर चेंजिंग हैंड्स। तो प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। आपने कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में सुना है कभी? सो यही कैंडलस्टिक चार्ट हम स्टडी करते हैं और इसके बेस पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, वेदर द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप और वेदर इट इज गोइंग टू गो डाउन। ये दो ही चीजें हमको पता करनी होती है और जो भी हमारा एनालिसिस निकल के आता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। नाउ टुडे सेशन is out of the scope for explaining technical analysis in detail, but we would give you a glimpse of it if we get some extra time. Then we have fundamental analysis. Fundamental analysis कौन करता है, ट्रेडर या इन्वेस्टर? इन्वेस्टर, करेक्ट। सो फंडामेंटल्स में हम क्या चीजें चेक करते हैं? मोस्टली तीन चीजें होती है। देयर इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड व्हाट इज द थर्ड वन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये तीन चीजों के बारे में अगर अपन अच्छे से एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में, वी गेट टू नो मोर अबाउट व्हाट अ कंपनी इज। हम उस कंपनी के अंदर घुस के एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, और अगर अच्छा है तो हम उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। वी वुड आइदर बाय और वी वुड आइदर सेल। सो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो हमें जमेगा क्या? ऑब्वियसली जमेगा। देखो मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग हर रोज करता हूँ। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील वेदर यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, इट विल वर्क। यू जस्ट नीड टू लर्न द प्रोसेस। एक बार आपको प्रोसेस पता चल गया ना, उस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टेक्निकल एंड फंडामेंटल विद द टाइम, विद द टाइम लिमिट। ठीक है, फिर कंपैरिजन करेंगे। टेक्निकल इज फॉर द शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल इज फॉर द लॉन्ग टर्म। और ट्रेडिंग करना है आपको तो टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग कुछ लोग करते हैं, ट्रेडिंग जो होता है उसमें अपन सिर्फ टेक्निकल यूज करते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल प्लस टेक्निकल यूज करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता तो चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, बट जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस भी करोगे तभी आपको राइट टाइम पे एंटर करने का मौका मिलेगा कि एक्चुअल में प्राइस एंटर करने लायक है कि नहीं। So we combine both technical and fundamental and we come to a good conclusion कि whether we have to buy or not। और यहाँ पे हम past data पे rely करते हैं in technical and fundamental rely on past and present data। यहाँ पे हम economic report, company news और statistics देखते हैं, और ये long term investors के लिए mostly recommended रहता है fundamental and this is for short term traders। So दिस वॉज अबाउट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो आपको स्टॉक मार्केट में ना ये दो अप्रोच मिलता है। कुछ लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से एक अप्रोच पकड़ेंगे और उसको मास्टर करने लग जाएंगे। सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको इन दोनों में से कौन सा अप्रोच लेना है। सो विद दैट सेड वी वुड लाइक टू बिगिन अबाउट द म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो प्रीतम यू कैन टेक ओवर। थैंक यू कवल। सो हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सुन लिया अभी कि शेयर्स बाय करना है, शेयर सेल करना है, जो भी है, राइट। बट मेरा मानना क्या है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों बन जाए तो अच्छी बात है ना, राइट। मैं वही करता हूँ। पहले बार मैं ट्रेडिंग करता हूँ विथ माई मिनिमम कैपिटल जो मेरे पास है, एंड एट द सेम टाइम आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक एक्सपर्ट होता है, लाइक फंड मैनेजर जिसे बोलते हैं, वो आपके फंड्स को मैनेज करता है। अब आपके फंड मतलब अकेले के फंड्स को नहीं मैनेज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होता है, एक पूल ऑफ फंड है। अब एग्जांपल लेते हैं उसका कि एक स्विमिंग पूल या फिर वाटर टैंक,
जहाँ पे पूरा पानी पड़ा है, एंड जिसमें से एक एक बूंद आपका एक यूनिट अलॉट हो जाएगा कि आप अगर 1000 रुपीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएगा. सो इट्स नथिंग बट अ पूल ऑफ फंड जहाँ पे हम इंडिविजुअल हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वॉट एवर जो भी है वो इन्वेस्ट करता है, एंड एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट होता है. उस पूरे कॉर्पस को वो स्टॉक मार्केट में या अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. कौन? फंड मैनेजर. ठीक. सो नेक्स्ट कि इसका बेनिफिट क्या है. सबसे पहला बेनिफिट है कि अब अगर हम जैसे स्टूडेंट्स है या अर्ली अर्नर्स है, सो हमारे पास जितना कैपिटल होगा नहीं कि हम एकदम स्टॉक मार्केट में जाके पूरा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें, राइट. तो हमारे पास छोटा कॉर्पस होगा, सो वी कैन स्टार्ट विथ स्मॉल कॉर्पस. एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट का फ्लक्चुएटिविटी होती है तो कैसा होता है, वो रिस्क डिवाइड हो जाता है अलग अलग लोगों में. आप अकेले इन्वेस्टर तो हो नहीं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको पूरा रिस्क बेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं. सो आपको पूरा रिस्क डिवाइड हो जाएगा जितने भी यूनिट होल्डर्स है उसमें. आपको एट द सेम टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा मार्केट फ्लक्चुएशंस का. अगर आप डेली या मंथली आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में तो आपको क्या होगा, कभी किसी मंथ में मार्केट एकदम हाई पे रहेगा, कभी किसी मंथ में एकदम लो पे रहेगा. सो वो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा जिससे आपको बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. यहाँ पे टाइप्स को एज सच डिस्कस करने की मतलब एकदम डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट्स फंड होते हैं, फिर इंडेक्स फंड होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड होता है. अब ये डिवाइड होता है अलग अलग कैटेगरीज में. अब जैसे अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जाऊँ तो 3 से 4 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो उसमें अंडर कवर होते हैं, लाइक लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स. इसमें क्या होता है, लार्ज कैप फंड्स में जो टॉप की 30 कंपनीज जो मैंने बोला था सेंसेक्स में होती है, वह उस टाइप की कंपनीज जो ब्लू चिप कंपनीज होती है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं. उसका ग्रोथ एक स्टेडी लेवल पे होता है और फ्लक्चुएशंस कम होता है, तो आपको रिटर्न कंपेरेटिवली कम मिलेगा. बट एट द सेम टाइम जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, एंड आपको पता होगा छोटी छोटी कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, राइट. तो आपको रिटर्न्स उसमें ज़्यादा मिलेगा. अब होता है फ्लेक्सी कैप फंड. फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में वो इन्वेस्ट करता है, एंड वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहता है कि अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 20 किस में डालूंगा, 30 किस में डालूंगा, बाकी के 50 किस में डालूंगा, राइट. सो ये हो गया. फिर उसके बाद ग्रोथ फंड आता है. ग्रोथ फंड में क्या होगा, या ग्रोथ फंड होता है और एक डिविडेंड फंड होता है. अब डिविडेंड फंड में आपको मंथली या ईयरली जो डिविडेंड कंपनी अनाउंस करता है उसका बेनिफिट आपको सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. या फिर ग्रोथ फंड होता है जो आपके कॉर्पस है उसमें वो एड ऑन होते जाएगा, तो आपका कॉर्पस उनके पास ही रहेगा और बस वो बढ़ते जाएगा. आपको डिविडेंड के रूप में आपको पैसा मंथली या ईयरली आपको मिलेगा नहीं, राइट. नेक्स्ट होता है लिक्विड फंड, इनकम फंड. मेन आता है टैक्स सेविंग फंड. अब टैक्स सेविंग फंड्स को मोस्टली जो जॉब करते हैं, लाइक जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो यूज़ करते हैं. आपको पता होगा कि वेरियस डिडक्शंस होते हैं जो मिलते हैं टैक्स सेशन में, एटीसी के अंदर, एटीई के अंदर एक्सेट्रा. तो अगर आप इन्वेस्ट कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 1.5 लाख के आसपास. तो वो जो जॉब करते हैं या मोस्टली जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. इनकम फंड जैसे मैंने बोला डिविडेंड वाला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम फंड. लिक्विड फंड में क्या होता है, लिक्विड फंड इज एज गुड एज योर सेविंग अकाउंट. अब सेविंग अकाउंट का मेन एक्सेस किसके पास होता है, बैंक के पास. बट हम यहाँ पे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो जाएगा अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास रहेगा. सो उसमें क्या होगा, आपको सेविंग अकाउंट से 1 या 2% ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा. वो ऐसे कंपनीज जो में इन्वेस्ट करेगा जो एकदम हाईली स्टेबल हो एंड ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो. सो वो एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट है. अब आते हैं मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग. मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग हमने देख लिया कि किस में इन्वेस्ट करना है, अब कैसे करना है वो भी देख लो थोड़ा. सबसे पहला होता है एसआईपी. एसआईपी के बारे में सुना है, क्या होता है? फुल फॉर्म में पूछा था बट ठीक है. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप मंथली इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में. आपको एक फंड अलॉकेट हो जाएगा, उसमें आप मंथली उसमें पैसे डालते रहोगे. इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से एवरेजिंग मिल जाता है. एग्जांपल लेता हूँ, मान लो जैसे अभी कुछ दिन पहले मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे था, राइट. अगर उस दिन मैंने इन्वेस्ट किया रहता तो मुझे प्राइस कौन सी मिलती, हाई वाली. अब कल जाके मार्केट गिर गया, अगर मैं कल जाके इन्वेस्ट करता तो मुझे प्राइस कहाँ मिलती, एकदम लो लेवल पे.
वैसे ही होता है कि अगर मंथली अगर प्राइस चेंजेस हो रहा है तो मंथली हमें फ्लाइट्स का एवरेजिंग मिल जाएगा, सो वो बेटर है। एट द सेम टाइम एक हमें इन्वेस्टमेंट हैबिट की तरह यूज हो हेल्पफुल करता है। अब जैसे हमारी पॉकेट मनी है, अब अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, हम उसको ऐसे कैसे भी स्पेंड कर देते हैं खर्चे, राइट। अब उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट हैबिट अगर हम SIP स्टार्ट करें तो स्मॉल अमाउंट जो है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, आपका जितना भी सेविंग हो सकता है, आप वो म्यूचुअल फंड में एज SIP डालोगे तो आपका बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा कुछ सालों बाद, आपको पता भी नहीं चला, आप सरप्राइज हो जाएगा। हम इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा एक छोटा सा अमाउंट कुछ सालों बाद कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है STP, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये क्या होता है, मेरा पहले पर्सनल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में कि एक साथ पूरा अमाउंट डाल दिया एक फंड में, खत्म। बट STP क्या होता है, अब जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक बड़ा कॉर्पस था, लमसम अमाउंट था जिसे मुझे म्यूचुअल फंड में डालना था, बट मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे था, तो अगर मैं उस दिन डालता मुझे एकदम हाई प्राइस पे गिरता है, मान लो कि कल जाके या फिर और कुछ दिनों में मार्केट गिर गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। सो व्हाट आई प्रीफर कि मैं एक छोटे लिक्विड फंड में जो एज गुड एज सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करके रख देता हूँ, एंड देन जो मेरा मेन फंड है जिसमें मुझे पहले डालना था, जो मेरा गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, मैं उसमें उसको ट्रांसफर मारते रहूँगा हर मंथली या वीकली। सो अगर मैं लिक्विड फंड से ट्रांसफर कर रहा हूँ अब मेरे मेन फंड्स में, दैट इज कॉल्ड एज STP, मतलब म्यूचुअल फंड के बीच में ही वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर SIP करोगे तो उसमें क्या होगा, आपके सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर होगा म्यूचुअल फंड में, बट STP में इंटर म्यूचुअल फंड के अंदर ही होगा। फिर आता है SWP, ये मोस्टली रिटायरीज के लिए यूज होता है, लाइक जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, एक बहुत सालों तक वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बट एट द एंड उनको कभी कभी पेंशन नहीं मिलते, राइट। 2002 या 2010 के बाद पेंशन मिलना बंद हो चुका है टॉप 3 लोगों को छोड़ के, जो आर्मी वगैरह में है उनको छोड़ के बाकी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन मिलना बंद हो चुका है। सो अब वो क्या करेंगे, कॉर्पस जमा करेंगे एंड उसको एज अ पेंशन यूज करेंगे SWP के थ्रू, वो म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे पैसे, ठीक है, एंड मंथली वो SWP स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड का एक स्मॉल अमाउंट जो मंथली होता है वो हमें मिल जाएगा अपने बैंक अकाउंट में एज अ पेंशन। तो वो एक एज अ पेंशन फंड की तरह हम SWP को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली रिटायरमेंट्स के लिए यूज होता है, रिटायरमेंट पर्सन के लिए यूज होता है। हमारे लिए मोस्टली बेनिफिशियल कौन सा है, SIP, राइट। लमसम जैसे मैंने बोला एक साथ पूरा अमाउंट एक मार्केट में डाल दिया, ये बेनिफिशियल सबसे ज्यादा उनके लिए जिसके पास बहुत ज्यादा फालतू पैसा पड़ा है, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमारे पास बाकी चीजों के लिए पैसा तो है बट एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है जिसे हमें कहीं और यूज करने की मतलब समझ नहीं रहा कि कहाँ डालें, तो हम उसको कहाँ डाल देंगे, सीधा लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड में, वो उसमें रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, वो आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से या फिर आपके गोल्स के हिसाब से डिपेंड करेगा। अब आते हैं 8th वंडर, 7 वंडर पता है ना, दिस इज 8th। अब 8th वंडर क्या है, कंपाउंडिंग। आपने इंटरेस्ट सुना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जांपल 100 रुपए का आपका लोन है, आपको 10% पे इंटरेस्ट लगा, मतलब 10 रुपए इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। अब उसको मुझे नेक्स्ट मंथली अगर मुझे वापस इंटरेस्ट लगे तो किस अमाउंट पे लगेगा, 100 रुपए पे। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो किस पे लगेगा, 110 पे लगेगा, ठीक है, 11 रुपए। उसके बाद वापस लगेगा 121 रुपए, मतलब इस हिसाब से वो एड ऑन होते जाएगा, ठीक है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। सेम अप्लाई होता है अपने रिटर्न्स के इसमें, मतलब कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अब कंपाउंडिंग रिटर्न्स का बेनिफिट होता है, हमारे सबसे बेनिफिट होता है SIP में। अब SIP में जैसे मैंने बोला कि आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट, मान लो 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब 1000 रुपये के ऊपर जो रिटर्न आएगा वो उसमें एड ऑन होते जाएगा। टेकिंग अगर ग्रोथ फंड है तो, अगर लिक्विड फंड, अगर हमारा इनकम फंड है तो डिविडेंड किसको मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। बट अगर ग्रोथ फंड है तो किस में ऐड ऑन हो जाएगा, कॉर्पस में ऐड हो जाएगा। तो अब उसमें जो इंटरेस्ट ऐड हुआ या उसमें जो रिटर्न ऐड हुआ उसके ऊपर जो नेक्स्ट मंथ में रिटर्न मिलेगा वो भी किस में ऐड हो जाएगा, वापस उसमें ऐड हो जाएगा। सो वो कंटिन्यू कॉर्पस बढ़ते जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी उसमें ऐड होता है, और जो लमसम अमाउंट है उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो दैट इज कंपाउंडिंग। बट अब इसको 8th वंडर क्यों कहते हैं भाई, ये तो नॉर्मल है, सिंपल है, हर किसी को पता है। 8th वंडर में तो इतनी बड़ी चीज क्या है, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में आता है तो सबसे पहले उनको लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा तब मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
अगर या फिर मैं सबसे अच्छी कंपनी में लगाऊंगा तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बट ऐसा इसमें नहीं है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, राइट। अगर आप जितना ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट में बने रहोगे उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि एक एक साल का डिफरेंस कितना ज़्यादा हो सकता है कंपाउंडिंग में अगर आप SIP करते हो तो। जैसे हमारे वॉरेन प्रोफेसर करते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अगर आपने पेशेंस खो दिया, जल्दी विड्रॉ कर लिया, आपका पैसा गया, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर कंपाउंडिंग भी उसका इफेक्ट होता है सबसे पहले कि अगर कुछ सालों तक देखें ना तो उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं आपको। लाइक 10 साल, 5 साल, 15 साल आपको लगेगा कि ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो स्कैम हो गया, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंपाउंडिंग जब स्टार्ट होगा वो आपको रिफ्लेक्ट होते जाएगा एंड एक छोटा सा अमाउंट एक बड़ा कॉर्पस में दिख जाएगा। सो आपको एक पेशेंसली उस फंड को होल्ड करके रखना है। जैसे कवेले ने बोला, आपको बार बार उसको जाके चेक नहीं करना है कि मेरा फंड आज कितना बढ़ा, आज कितना घटा। अब कल जैसे मार्केट गिरा 300 पॉइंट्स, तो इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो ऑफकोर्स डाउन हो गया होगा, बट मैंने जैसे बोला था कि ट्रेडिंग मेरा शॉर्ट टर्म के लिए मैं करता हूँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, म्यूचुअल फंड। सो मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मुझे शॉर्ट टर्म में अगर डाउनफॉल आ रहा है तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो आगे जाके मार्केट बढ़ने ही वाला है, राइट। सेंसेक्स 1 लाख टच होने ही वाला है, राइट। तो हमें उसमें बस बने रहना है एंड हमें पेशेंसली उसमें इन्वेस्ट करते रहना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम उसको, जैसे मैंने बोला कि उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि अब SIP का अमाउंट एक कॉर्पस कितना बड़ा हो सकता है। सो कवेले ओके, सो यहाँ पे हम अभी आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर के। सो ये ग्रो का वेबसाइट है, आप खुद जाके देख सकते हो कहीं पे भी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक्चुअल में आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अगर एक सर्टेन लेवल पे है तो आपका वैल्यू कितना होगा कंपाउंडिंग के थ्रू। सो आपके जो फंड्स होते हैं वो कंपाउंड होने चाहिए, यू नीड टू वेट। सो द मोर टाइम यू वेट द मोर रिटर्न्स यू गेट। सो अभी एग्जांपल के लिए अगर अपन लेते हैं कि हमने एवरी मंथ 5000 रुपीज इन्वेस्ट करे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, लेट अस अज्यूम कि इट इज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा, उसमें हम एवरी मंथ 5000 इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमारा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है वो 12 to 15% है, हम 15% ले लेते हैं एंड लेट अस से वी इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, कितना अमाउंट बनेगा हमारा, 5000 प्रॉफिट बनेगा सिर्फ। सो इज दिस अ लॉट ऑफ मनी? नो। क्या करोगे 5000 का भाई? तो हम एक काम करते हैं, 5 साल इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो 5000 रुपीज यू इन्वेस्ट फॉर 5 years एट अ रेट ऑफ 15%। सो यू विल गेट 4.48 lakhs। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 1.48 lakh। ठीक है, तो अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा ना यार, छोटा सा ही तो अमाउंट है। अभी क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग 5 साल में बोर हो जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट किया तो है बट परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ नहीं करेगा भाई, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। लेट अस से आपने अभी 5 साल से 10 साल इन्वेस्ट किया, क्या हो गया, अभी आपके पैसे डबल हो गए, गुड। बट 10 साल में डबल ही तो हुए हैं, अभी भी मजा आ रहा है क्या? तो क्या करें भाई, और बढ़ाते हैं टाइम। लेट अस से वी गो डायरेक्टली टू 20 years नाउ। 20 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्या रहेगा आपने 12 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट होगा 63 लाख रुपीज। अभी इसमें एक पॉइंट है कि आप तभी भी 5000 इन्वेस्ट कर रहे होगे क्या? 20 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओगे ना। तो मान लो आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और 10,000 कर दी और उसको वापस से 20 years आपने कंपाउंड होने दिया, तो आपके पास आ गए 1.51 करोड़। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। आपने सिर्फ 24 lakhs इन्वेस्ट करे हैं 20 साल में, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी इतना हो चुका है। अभी एक काम करते हैं ना यार, 25 साल इन्वेस्ट कर लेते हैं। 25 साल में क्या होगा, 3.28 करोड़। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। डायरेक्ट डबल हो गया अपना 5 साल बढ़ाने के बाद। अभी 30 साल कर दे इन्वेस्टमेंट, कर दे पक्का। 30 साल 7 करोड़। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 36 लाख। ठीक है भाई, अभी भी मजा नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा। अरे 30 साल बाद 7 करोड़ की वैल्यू इतनी नहीं होगी सच में, या इन्फ्लेशन सही है। सो अभी जाते हैं 35 साल।
14 crore. अभी में मजा नहीं आ रहा क्या यार? एक काम करते हैं, 40 इयर्स कर देते हैं, 31 करोड़. मजा नहीं आ रहा? अरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करो, फिर मजा आएगा ना. ठीक है, अभी हमने इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक्सपेक्ट किया था 15%. इसको बढ़ाते ना, बढ़ाओ, बट रिस्की हो जाएगा. चलेगा? हाँ चलेगा. तो ऐसे बोल रहे सब एक्सपर्ट्स हैं. 15 का मान लो हमने 20 कर दिया, कितना बना है? 216 करोड़. क्या बात कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा? और क्या कर सकते हैं यार, आप बताओ. सब फुल कर दूं? देखो, फॉल्स गोल्स नहीं रख सकते हम. एक्चुअल में 15 to 20% एवरेज रिटर्न है निफ्टी का, तो हमने वो यहाँ पे एंटर किया है. बट अगर आप थोड़े स्मार्ट इन्वेस्टर हो, अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हो अपने आप से, थोड़ा एनालिसिस करते हो, तो आप 20% से हायर रिटर्न्स कमा सकते हो. So just for the sake of showing you, I'm going to turn this higher, but don't expect this every time. अगर हमने ये 25 कर दिया, क्या लगता है कितना होगा? 973 करोड़. अच्छा, अभी भी मजा नहीं आ रहा तो कर दो भाई, कर दो 30. ये लो 5000 करोड़ आपके नाम पे. अभी आ रहा है? Okay, so with that said, we would like to continue. हेलो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उनका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, एंड उसके बाद देखा म्यूचुअल फंड के बारे में कि आपको SIP कैसे स्टार्ट करना है एंड उसका बेनिफिट क्या है, राइट. बट इससे मेन चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ से जाओगे और अपने पेरेंट्स को बोलेंगे भाई आज मैं पिल्लाई कॉलेज में गया था और मुझे बहुत सब कुछ पता चल गया, मुझे कल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है. चलेगा ऐसा? ऑफकोर्स नहीं चलेगा, राइट. आपको सबसे पहले आपको लर्निंग पे ही फोकस करना है. एट द सेम टाइम आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है. अगर आपको आपके फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके चक्कर में आप भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट मत करो. सबसे पहले आप देखो कि आपका कितना नॉलेज है, आपके पास कितना रिस्क ले सकते हो, आपके पास कैपिटल कितना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप फोमो के चक्कर में मत आना कभी, और किसी और से टिप्स मत लेना. ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं दे सकता हूँ आपको, राइट. सो विद दैट वी कैन कंक्लूड. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू पिल्लाई कॉलेज प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, एंड कॉमर्स क्लब एंड किरण मैम स्पेशली, एंड all the students of Commerce Club for having us here. We can conclude this session. Thank you and happy investing. Thank you so much. Thank you, Kaivalya and Pritam. Really, thank you so much. The session was really wonderful. We are running short of time. In case if further, if you are interested to have or to know more about investment, saving, share market, we would like to have one more session in near future. And really the session was really wonderful at this age. Even students they are at a TY level, they are doing a wonderful, great earnings, great learnings and great teaching. So really thank you both Pritam and Kaivalya. I thank them on behalf of Commerce Club.